हाँ जी। तो अब आगे चलते हैं कोर्स में। सेकेंड चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे आज। अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? 5 मार्क्स का आएगा वाला चैप्टर और काफी इजी चैप्टर है। इंडेक्स क्या होते हैं अपन पूरा ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है वाले चैप्टर के? द इंडेक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस। इंडेक्स क्या होता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इंडेक्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस होते हैं। जैसे आपका होता है सबसे कॉमन जो होता है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप इंडेक्स रहता है। जो अपना निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेस पे है। एक होता है मार्केट कैप बेस, एक होता है आपका प्राइस वेट, एक होता है आपका इक्वली वेटेड। जैसे अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस रहते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब इक्वली वेटेड आपने डाउ जोन्स सुना होगा, राइट? निकेई सुना होगा। तो इक्वली वेटेड इंडेक्स है। अपना इंडेक्स जो है निफ्टी 50 सेंसेक्स ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेस पे है। एक सुना होगा इंडेक्स अपने S&P 500, ये मार्केट कैप बेस पे है। जो राइट, अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस रहते हैं। इंडेक्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। इंडेक्स को मैनेज कैसे करते हैं और मेंटेन कैसे करते हैं, राइट? और एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस, क्या क्या एप्लीकेशन रहते हैं इंडाइसेस के, राइट? उसके ऊपर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, ETFs भी रहते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे अब। जो अपन ये वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले अपन ऊपर के दो टॉपिक्स, द इंडेक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, ये कवर करेंगे। द इंडेक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, यानी कि रफली 3 मार्क्स का अपन कवर करेंगे आज ये वाले लेक्चर में। चालू करते हैं अपन इंट्रोडक्शन टू एन इंडेक्स। इंट्रोडक्शन टू एन इंडेक्स 2.1। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स अपने यहाँ पे जो दो सबसे ज्यादा कॉमन जो इंडेक्स है वो कौन से सबसे पॉपुलर, एक है निफ्टी 50 और एक है सेंसेक्स। निफ्टी 50 NSE का है, सेंसेक्स BSE का है। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज आती है, BSE में टॉप 30 कंपनीज आती है। BSE ऐसे ज्यादा पुराना इंडेक्स, ओल्डर देन निफ्टी 50, राइट? अब अगर सपोज निफ्टी 50 आज आप मानो कि 2% उठा हुआ है, तो आपको क्या पता लग रहा है इससे? ये मार्केट आज अच्छा कर रहा है, मार्केट इज डूइंग गुड। या अगर निफ्टी 50 है जो सपोज कंटिन्यूस 8 मंथ से बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, 8 मंथ्स से कंटिन्यूसली इंक्रीज, इससे क्या पता लग रहा है आपको कि इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी वो अच्छा कर रही है, राइट? तो इंडेक्स क्या बताता है आपको कि इकोनॉमी की स्टेट बता रहा है, या मार्केट किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है वो वाली स्टेट बता रहा है कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर निफ्टी 50 अगर 5% से टूट जाए, डाउन 5%, जब आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमी में कुछ अच्छा नहीं हुआ है या कंट्री में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, कुछ इकोनॉमी का एक समझ में आता है आपको निफ्टी 50 से, राइट? ऐसे इंडेक्स भी रहते हैं, दूसरे टाइप के भी इंडेक्स रहते हैं, जैसे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या आता है? बैंकिंग स्टॉक्स का इंडेक्स है ये बताता है आपको कि बैंकिंग सेक्टर कैसा कर रहा है।
अगर बैंक निफ्टी 5% से ऊपर हो गया किसी दिन, तो आपको समझ में आएगा कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बहुत स्पीड से ग्रो करने वाला है इंडियन इकोनॉमी में। अगर 2% से गिर जाए तो आपको समझ में आएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है बैंकिंग सेक्टर में। या हो सकता है कोई बड़े स्टॉक में दिक्कत आई हो। एचडीएफसी एचडीएफसी बैंक जो बैंक निफ्टी में इतना हाई वेटेज रखता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई हो। राइट, ये सब आपको समझ में आता है बैंक निफ्टी आप इंडेक्स देखते हो तो। राइट, तो आपको इंडेक्स से क्या समझ में आ रहा है? एक अगर एक ब्रॉड इंडेक्स है जैसे निफ्टी 50 तो आपको समझ में आ रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा कर रही है। एक थोड़ा नैरो इंडेक्स है सपोज बैंक निफ्टी है तो आपको समझ में आएगा कि बैंकिंग सेक्टर कैसा कर रहा है कंट्री में। ऐसे अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस रहते हैं। एफएमसीजी इंडेक्स रहता है तो एफएमसीजी को ट्रैक करता है। अगर एफएमसीजी इंडेक्स ऊपर है तो आपको समझ में आएगा कि एफएमसीजी कंपनीज कैसा कर रही है। आईटी इंडेक्स रहते हैं जो आईटी कंपनीज को ट्रैक करते हैं। अगर आईटी सेक्टर का जो इंडेक्स है अगर वो 5% से डाउन है तो आपको समझ में आएगा कि आईटी इंडेक्स जो है आईटी सेक्टर जो है वो अच्छा नहीं कर रहा है। राइट, तो इंडेक्स आपको एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के बारे में बताएंगे अगर ब्रॉड इंडेक्स है तो। अगर नैरो इंडेक्स है तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आपको बताया जाएगा उस इंडेक्स से कि वो पर्टिकुलर सेक्टर कैसा कर रहा है। इसके अलावा अच्छा एक पाकिस्तान का भी इंडेक्स है। नहीं, पाकिस्तान के इंडेक्स कितना चल रहा है? कराची स्टॉक एक्सचेंज के नाम से आता है इनका। केएससीआई, कराची स्टॉक एक्सचेंज। ये इनके स्टॉक्स होंगे यहाँ पे एयरलिंक 3.9% से ऊपर है। एपीएल इनका 1.86% से ऊपर है। इनका जो इंडेक्स चल रहा है 1,61,487 चल रहा है। देखो 1,61,487। ऑन द अदर हैंड जो अपना निफ्टी 50 का इंडेक्स है ये चल रहा है 25,610 और उनका चल रहा है 1,61,000। तो इसका मतलब क्या ये है कि इनका इंडेक्स जो है अपने से बड़ा है। उनका इंडेक्स तो 1,61,487 है और अपना जो आ रहा है निफ्टी 50 जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो क्या 25,610 आ रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनका इंडेक्स अपने इंडेक्स से बड़ा है या ज्यादा वैल्यूएबल है? नहीं, नो। एक अपने रिलायंस से इतना बड़ा कि पूरा उनका इंडेक्स खरीद ले। रिलायंस का इतना बड़ा मार्केट कैप है कि उनका पूरा इंडेक्स खरीद सकता है वो। इतना बड़ा है रिलायंस, सिर्फ एक कंपनी। राइट, तो इंडेक्स सिर्फ एक आपको नंबर बता रहा है। राइट, कि बेस नंबर है वो कि उसको परसेंटेज वाइज देखो। ऐसा 1,61,000 है उनका इंडेक्स। अब उनका इंडेक्स अगर 2% से ऊपर है तो आप उसको ऐसा देखो कि वो 2% से आज उनके स्टॉक्स बढ़े हैं। उसका ये मतलब नहीं 1,61,000 को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। 25,000 अपना इंडेक्स है, 25,600 के आसपास अपना इंडेक्स है। अगर वो 4% से ऊपर है तो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमी कैसा कर रही है। ये 25,600 से कुछ लेना देना नहीं है, ये आपको सिर्फ एक नंबर है। ये आपको सिर्फ बता रहा है कि जनरल स्टेट क्या है। राइट, इसका कैलकुलेशन अलग तरीके से निकलता है। इसका अगर पाकिस्तान का इंडेक्स 1,60,000 तो उसका मतलब ये नहीं कि उनका जो मार्केट कैप है वो या जो उनके स्टॉक्स है अपने ज्यादा वैल्यूएबल, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, वो सिर्फ एक बेस नंबर है। वो बेस नंबर कैसे कैलकुलेट होता है अपन समझते हैं। ऐसे ही सपोज एनएससी जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो कल को सपोज एक नया इंडेक्स निकाल रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। उसमें रिन्यूएबल एनर्जी के सारे स्टॉक्स आएंगे। अभी ये सपोज कल ही निकाला, अब इसकी वैल्यू जो है स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो सपोज 20,000 आई। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उसकी 20,000 की वैल्यू है सॉर्ट ऑफ, समझ रहे हो? मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक का सपोज कोई इंडेक्स चालू हो रहा था वो 1 रुपए से चालू होगा और उसकी वैल्यू धीरे 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 बढ़ती जाएगी। एक स्टार्टिंग वैल्यू भी डिटरमाइन होती है। वो कैसे डिटरमाइन होती है? वो इंडेक्स किस टाइप का बन रहा है उस पर डिटरमाइन होती है। वो अपन समझेंगे आगे कि कैसे
इंडेक्स की वैल्यू डिटरमाइन होती है, राइट। तो ये जो नंबर आ रहा है, वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर रहा, मतलब एक सिर्फ नंबर, एक बेस नंबर है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे सेंसेक्स जो है आज से 25-30 साल पहले बना था, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू कुछ 2-3 हजार थी, शायद 2-3 हजार थी जब स्टार्ट हुआ था। हर्षद मेहता साहब के टाइम पे भी वो था, 2-3 हजार के टाइम पे तब था इंडेक्स। आज के डेट में 85,000 88,000 के आसपास, राइट। तो हो सकता है इंडेक्स कल ही बनाओ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नंबर हो सकता है उससे ज्यादा आ जाए, जो आज से 20-30 साल पहले बनाओ इंडेक्स। तो इसका मतलब ये है कि जब स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स, ठीक है, तो वो सिर्फ एक बेस नंबर बता रहा है, ऐसा। और क्या बताता है इंडेक्स आपको? एक इकोनॉमी बताता है कि इकोनॉमी कैसा कर रही है, या एक स्पेसिफिक सेक्टर का बताता है कि एक स्पेसिफिक सेक्टर कैसा कर रहा है। इंडेक्स के ऊपर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, यानी कि फ्यूचर्स, ऑप्शंस वगैरह डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। और अब इंडेक्स क्या है, आप अच्छा समझो इंडेक्स क्या है। इंडेक्स एक पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज है, ठीक है। इंडेक्स, सपोज निफ्टी 50 पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी है। उसके अंदर टॉप 50 कंपनीज है, उसका एक पोर्टफोलियो बना हुआ है। कौन सी है टॉप 50 कंपनीज? दिखाता हूँ। निफ्टी 50 में जो कंपनीज है उनका वेट भी अलग अलग रहता है, ठीक है। वेट किस हिसाब से रहता है वो भी अपन समझेंगे आगे। निफ्टी 50 की कंपनी से अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बीईएल, एचडीएफसी लाइफ, यूनिलीवर, जेएसडब्ल्यू स्टील, मैक्स हेल्थ, नेस्ले, एनटीपीसी, राइट, टाटा कंज्यूमर, श्रीराम फाइनेंस, रिलायंस, रिलायंस कहाँ गया, एलएनटी, ये रहा रिलायंस। सबसे ज्यादा वेट किसका है इंडेक्स में? रिलायंस का है। अब रिलायंस का वेट सबसे ज्यादा क्यों है वो भी अपन डिसाइड करेंगे आगे की, वो भी अपन देखेंगे आगे की वेट कैसे कैलकुलेट होता है इंडेक्स में, किसका किस हिसाब से वेट होना चाहिए। तो निफ्टी 50 क्या हो गया? पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज है, इसमें काफी अलग टाइप की सिक्योरिटीज है। ऐसे बैंक निफ्टी में क्या है, बैंकिंग स्टॉक्स है, उसके अलग एक उसका एक पूरा पोर्टफोलियो है, राइट। तो पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज है, इनका वेट कैसे डिसाइड होता है वो अपन समझेंगे आगे। एक बार रीड करते हैं उसमें कि क्या लिखा क्या हुआ है उसमें इंडेक्स में। An index is a statistical indicator that measures the change in economy in general or specific areas. इकोनॉमी में क्या चेंज आने वाला है या फिर एक स्पेसिफिक एरिया में। बैंकिंग सेक्टर जो होगा, बैंक निफ्टी होगा, वो एक स्पेसिफिक एरिया बताएगा, और निफ्टी 50 अगर कोई ब्रॉड इंडेक्स है तो वो पूरी इकोनॉमी का स्टेट बताएगा। In case of financial market, an index is a portfolio of securities that represents a particular market or a portion of market. फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो सकता है? इंडेक्स इज अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो है सिक्योरिटीज का, दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर मार्केट, वो जो एक पर्टिकुलर मार्केट को रिप्रेजेंट करेगा, पोर्शन ऑफ मार्केट, राइट। पर्टिकुलर मार्केट कैसा हो गया कि इंडियन मार्केट, तो वो निफ्टी 50 रिप्रेजेंट कर रहा है। पोर्शन ऑफ मार्केट बैंक निफ्टी से, वो बैंक निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। Each index has its own calculation methodology and usually expressed in terms of change from the base value. हर इंडेक्स का जो कैलकुलेशन रहता है वो अलग अलग टाइप से रहता है, और अपन को उसकी बेस वैल्यू वाइज देखना चाहिए। द बेस वैल्यू माइट बी एज रिसेंट एज प्रीवियस डे और मैनी ईयर्स इन द पास्ट। बेस वैल्यू कैसे हो सकती है? अगर कोई इंडेक्स कल ही बना है तो वो उसकी हो सकता है बेस वैल्यू कल ही डिसाइड हुई हो। अगर कोई इंडेक्स बहुत पहले बना है तो हो सकता है कि उसकी वैल्यू जो है बहुत पहले की डिसाइड हुई हो। जैसे अपन ने रिन्यूएबल इंडेक्स का देखा, हो सकता है वो कल ही बनाया हो, राइट। सेंसेक्स तो बहुत पहले बनाया गया था, तो एक बेस वैल्यू वाइज देखा जाता है उसको। Thus, the percentage change is more important than the actual numerical value. इसलिए परसेंटेज चेंज, इंडेक्स में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, rather than numerical value। numerical value कुछ भी हो सकती है,
Financial indices are created to measure the price movement of stocks, bonds, T-bills and other types of financial securities. फाइनेंशियल इंडेक्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि अपन इनके प्राइस मूवमेंट को ट्रैक कर सकें, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स के, टी बिल्स के, अनदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को अपन ट्रैक कर सकें कि ये कैसा क्या कर रही हैं। जैसे निफ्टी फिफ्टी को आप एक झलक देखोगे कि वो 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर है तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट आज कैसा कर रहा है, राइट। और इसके अलावा क्या अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस रहते हैं, जैसे डाउ जोन्स है वो अलग टाइप का इंडेक्स है, S&P 500 एक अलग टाइप का इंडेक्स है, निफ्टी फिफ्टी एक अलग टाइप का इंडेक्स है, राइट। इसका कैलकुलेशन अलग अलग टाइप से निकलता है। More specifically, a stock index is created to provide market participants with the information regarding the average share price movement in the market. क्या share price का movement रहा है? Broadly, indices are expected to capture the overall behavior of the equity market and need to represent the return obtained by typical portfolio in the country. इंडेक्स से बताते हैं कि ओवरऑल इक्विटी मार्केट का बिहेवियर क्या है, एक ब्रॉड इंडेक्स से बताएगा कि ओवरऑल मार्केट का बिहेवियर क्या है और किस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिए एज कम्पेयर टू। अब जैसे आपको अगर अपना पोर्टफोलियो कंपेयर करना है कि आपका पोर्टफोलियो ने कैसे कंपेयर करा, तो आप तुरंत देख सकते हो ना कि निफ्टी फिफ्टी ने क्या रिटर्न दिया और मेरे पोर्टफोलियो ने क्या रिटर्न दिया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो ने ओवर परफॉर्म करा है या अंडर परफॉर्म करा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, राइट। जैसे निफ्टी अगर 12% से उठा है पिछले साल और आपका पोर्टफोलियो जो है 24% से उठा है, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने एज कम्पेयर टू निफ्टी 2x परफॉर्म करा है, राइट। तो इस काम में भी आता है इंडेक्स। एक नंबर है जो बताता है कि आपको कैसा क्या चल रहा है इकोनॉमी में। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉक इंडेक्स, क्या सिग्निफिकेंस है स्टॉक एक्सचेंज के? अ स्टॉक इंडेक्स इज एन इंडिकेटर दैट परफॉर्म्स इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरऑल मार्केट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर और अ पर्टिकुलर सेक्टर। क्या बताते हैं कि ओवरऑल मार्केट कैसे चल रहा है या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर कैसा कर रहा है। ओवरऑल मार्केट कौन बताएगा? ब्रॉड इंडेक्स, सेंसेक्स या निफ्टी। पर्टिकुलर मार्केट पर्टिकुलर सेक्टर कौन बताएगा? बैंकिंग सेक्टर, जैसे बैंक निफ्टी। इसके अलावा आपका आईटी इंडेक्स भी रहते हैं, आईटी इंडेक्स आपको आईटी सर्विसेज का बताएगा। एफएमसीजी इंडेक्स जो रहेगा आपको एफएमसीजी के स्टॉक्स के बारे में बताएगा। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर ही बताते हैं इंडेक्स। इट सर्व्स एज अ बेंचमार्क फॉर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस मैनेज portfolio belonging to either individual or mutual fund use the stock index as a measure for evaluation of the performance। जो इंडेक्स रहते हैं वो एज अ बेंचमार्क परफॉर्म करते हैं, एज अ बेंचमार्क कि आपका पोर्टफोलियो ने कितना परफॉर्म करा है और इंडेक्स ने कितना परफॉर्म करा है। एज अ बेंचमार्क ट्रीट करते हैं म्यूचुअल फंड्स वाले उसको, राइट। यहाँ अलग अलग इंडिविजुअल्स जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं मार्केट में कि उनका पोर्टफोलियो ने कैसे परफॉर्म करा है और इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म करा है, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स को एज अ बेंचमार्क के लिए, राइट। कि म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया और निफ्टी फिफ्टी ने कितना रिटर्न दिया। अगर म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है तो बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड में परफॉर्म करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका म्यूचुअल फंड जो है इंडेक्स के रिटर्न को, निफ्टी फिफ्टी के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो आप इंडेक्स में पैसा लगाओ ना। इंडेक्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, इंडेक्स ईटीएफ्स भी होते हैं, राइट। आप वहां पे पैसा लगाओ, उनकी फीस भी कम रहती है एज कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। It is used as an underlying for financial application of derivatives. It is used as an underlying for financial application of derivative. Various products in the OTC, over the counter and exchange traded markets are based on the index of as the underlying asset. इंडेक्स के ऊपर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं, ओवर द काउंटर भी रहते हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड भी रहते हैं। तो इंडेक्स क्या है कि एक अंडरलाइंग एसेट भी है, इसके ऊपर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जो अपनी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव करते हैं। तो निफ्टी फिफ्टी के ऊपर फ्यूचर्स भी रहते हैं, ऑप्शंस भी रहते हैं और ओवर द काउंटर मार्केट भी काफी सारे उसके ऊपर प्रोडक्ट्स क्रिएटेड हुए हुए हैं, अलग अलग ऑफ मार्केट जो है ओवर द काउंटर मार्केट। तो अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट इंडाइसेस। Index indices can be designed and constructed in various ways depending upon their methodology. They can be classified as under index जो है काफी टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन को जो डिस्कस करना है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, अपन को डिस्कस करना है मार्केट कैप वेटेड। मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स कैसा रहता है?
मार्केट कैप क्या रहता है समझो पहले। मार्केट कैप यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स प्राइस, ये रहता है मार्केट कैप। गॉट इट। सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसका है अभी इंडियन कंपनी में? रिलायंस का मार्केट कैप है सबसे बड़ा, राइट। यानी कि सपोज ऐसे किसी कंपनी है, उसका एक शेयर का भाव चल रहा है 500 रुपीज, और उसके 1 करोड़ शेयर जो है आउटस्टैंडिंग है। 1 करोड़ शेयर उसके टोटल लिस्टेड है बाजार में, तो उसका मार्केट कैप कितना हो गया? 500 करोड़ रुपए, ठीक है। उसका मार्केट कैप कितना हो गया? 500 करोड़ रुपए। 500 रुपए का एक शेयर है और 1 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 500 करोड़ रुपए, तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। ऐसी जो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 20,05,000 करोड़ के आसपास उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और एक शेयर का भाव कितना चल रहा है अभी? 1500 के आसपास का भाव चल रहा है, तो डिवाइड कर लो 20,50,000 करोड़ रुपीज के हिसाब से, आप डिवाइड करो 1500 को, तो इतने रिलायंस के शेयर्स हैं टोटल में, राइट। तो ये रहता है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स क्या रहता है? यानी कि सपोज अगर 5 स्टॉक है कोई इंडेक्स में, एक अपन हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ना, अगर 5 स्टॉक है किसी इंडेक्स में, तो अपन हर एक जो स्टॉक होगा उसको वेट कितना देंगे? उसके मार्केट कैप के हिसाब से वेट देंगे। जितना ज्यादा उसका मार्केट कैप रहेगा ना, उस हिसाब से अपन उसको एक पर्टिकुलर स्टॉक को इंडेक्स में उसका वेट देंगे, राइट। अगर कोई छोटी कंपनी है सपोज, तो उसको कम वेट दिया जाएगा मार्केट कैप बेसिस पे। अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसको ज्यादा वेट दिया जाएगा। अगर 4 कंपनीज है सपोज मार्केट इंडेक्स में, रिलायंस है, एक HDFC बैंक है, एक छोटी कंपनी है पराग मिल्क, एक और उससे भी छोटी कंपनी मैक्सफोल्ड। ये 4 कंपनीज है, ठीक है। एक इंडेक्स बनाना है तो आपके पास में सपोज 1 लाख रुपए है। अगर मार्केट कैप बेसिस पे लगाना है तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप किसका है इसमें? रिलायंस का है, तो आप उसमें सबसे ज्यादा वेट लगाओगे। सपोज आप उसमें लगाओगे 50,000 रुपीज, उसमें आ जाएगा सीधा। सबके बाद किसका सबसे बड़ा मार्केट कैप? HDFC बैंक, तो सपोज 45,000 उसमें जाएंगे। उसके बाद किसमें? ये रिलायंस, और रिलायंस के मुकाबले जो पराग मिल्क और मैक्स वर्ल्ड है, एकदम चीटी के बराबर कंपनी है, राइट। बहुत छोटी कंपनीज है। तो इसमें जाएंगे सपोज पराग मिल्क में 2,000 रुपए, फिर तो 47, इसमें जाएंगे फिर 4,000 रुपए, पराग मिल्क में जाएंगे सपोज 4,000 रुपए, और 1,000 रुपए जाएंगे आपके इसमें मैक्स वर्ल्ड। तो इस हिसाब से आपका इंडेक्स क्रिएट होगा मार्केट कैप के बेसिस पे। यानी कि जिस कंपनी का जितना ज्यादा मार्केट कैप है, आप उसको उतना ज्यादा वेट दोगे, राइट। अब देखते हैं अपन इसमें क्या लिखा हुआ है। In this method of calculation, each stock is given weight according to its market capitalization. हर स्टॉक को कैसे वेट दिया जाता है? उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। So higher the market capitalization of a constituent, higher the weight in the index. जितना ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा उसका, मार्केट कैपिटलाइजेशन अगेन नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस, जितना ज्यादा उसका मार्केट कैप रहेगा उसको उतना ज्यादा वेट दिया जाएगा एक इंडेक्स में। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द market value of the company calculated by multiplying the total number of shares outstanding to its current market price. कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मार्केट में और उसका अभी प्राइस क्या चल रहा है। एग्जाम्पल ABC कंपनी, उसके हैं सपोज 5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और 120 रुपए का एक शेयर है, तो कितना हो गया उसका मार्केट कैप? 5 करोड़ इंटू 120, 600 करोड़ रुपए का उसका मार्केट कैप हो गया कंपनी का ABC का। अब समझाया हुआ कंसेप्ट। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देयर आर 5 स्टॉक्स इन एन इंडेक्स, 5 स्टॉक एक इंडेक्स में। बेस वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज 100। जो बेस वैल्यू ली जाती है इंडेक्स की वो 100 ली जाती है, बेस वैल्यू। इसके ऊपर जो भी होगा कैलकुलेशन करा जाएगा, ठीक है। बेस वैल्यू मतलब जब इंडेक्स स्टार्ट हुआ था तो उसको ऐसा, उस टाइम क्या वैल्यू थी और उसको ऐसा 100 ट्रीट कर रहा था, उसके बाद
कैलकुलेशन देखा जाता है। चलो अपन समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। बेस वैल्यू ऑफ द इंडेक्स सेट एज 100 एट द ऑन द स्टार्ट डेट ऑफ which is January 1, 1995, calculate the current value of the index based on the following. January 1, 1995 को ये इंडेक्स चालू करा हुआ था और उस हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करी गई है। 5 स्टॉक है इसमें, AZ, BY, CX, DW, EY। प्राइसेस क्या थे? 1 जनवरी 1995 को एक AZ का प्राइस था 150, BY का था 300, CX का था 450, DW का था 100, EU का था 250। नंबर ऑफ शेयर्स कितने? AZ की 20 है, उसके बाद 12, 16, 38। टोटल टुडे स्टॉक प्राइस कितना दिया हुआ है? एजेड जो हो गया 650 हो गया, बीवाई हो गया 450, 450, सीएक्स हो गया 450 से 600, डीडब्ल्यू हो गया 100 से 350, ईवाई हो गया 250 से 500। इनकी प्राइसेस बढ़ गई आज की डेट में, ये प्राइसेस दिए हुए। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन द इंडेक्स ऑन जनवरी 1, 1995 वाज 18,800। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 जनवरी 1995 को कितना था? 18,800। यानी कि कैसे कैलकुलेट करा मार्केट कैपिटलाइजेशन? ये लैक्स में फिगर्स है ना, ये भी लैक्स में फिगर्स है, मतलब ये प्राइस है इनटू लैक करोगे तो आपका फिगर जो होगा नेट लैक्स में आएगा। जैसे 150 इंटू 20 लैक्स, तो आपका 3000 लाख आंसर आया, 3000 लैक्स। ठीक है, 300 इंटू 12 लैक्स, तो आपको 3600 लैक्स आंसर आया। ये सबको अपन ने यहाँ से मल्टीप्लाई करा, यहाँ से मल्टीप्लाई करा, यहाँ से मल्टीप्लाई करा और जोड़ दिया। तो उस टाइम जो पूरे इंडेक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था अपने पास में वो आ गया। पूरे इंडेक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 18,800। ये एक इंडिविजुअल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,000 लाख। ये वाला एक इंडिविजुअल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3600 लैक्स। ये सारे स्टॉक से मार्केट कैप को जोड़ लिया अपन ने, तो अपने पास इंडेक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया कि इंडेक्स का मार्केट कैप कितना है। ठीक है, अब पुराने वेट कितने थे? पुराने वेट कैसे कैलकुलेट होंगे? जैसे 3000 अपॉन 18,800, तो पुराना वेट कितना था? ये सिक्योरिटी का 0.16% जो है एजेड का वेट था। 3600 डिवाइड बाय 18,800, तो ये 9.19 मतलब 19% जो है बीवाई का वेट है। 7200 डिवाइड बाय 18,800, तो 38% जो है सीएक्स का वेट है। ऐसे वेट कैलकुलेट करेगा। अब आज की प्राइस क्या हो गई है एजेड की? वो हो गई 650। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के हिसाब से कितना हो गया? 13,000 लैक्स। बीवाई का कितना हो गया प्राइस आज की डेट में? 450, और उसका मार्केट कैप कितना हो गया है? 5400 लैक्स। ठीक है, तो ये नया मार्केट कैप कैलकुलेट करें आज की प्राइस के हिसाब से, तो ये सबको जोड़ लिया अपन ने। नए नए मार्केट कैप जो है उसकी वैल्यू है 42,500। अब नए वेट कैलकुलेट करो, जैसे 13,000 डिवाइड बाय 42,500, तो इसका वेट हो गया 31%। पहले इसका वेट था 16%। राइट, बीवाई का वेट गिर गया, पहले 19% था, अब 13% हो गया है। सीएक्स का वेट भी गिर गया था, पहले 38% था, फिर अब 23% रह गया। डीडब्ल्यू का वेट 16% से 25% हो गया। ईवाई का वेट 11% से 9% हो गया। ठीक है, अपने नए मार्केट कैप कैलकुलेट करे, ओवरऑल मार्केट निकाला, मार्केट कैप निकाला इंडेक्स का, और फिर हर एक इंडिविजुअल से 13,000 डिवाइड बाय 42,500 करोगे तो 31% इसका वेट निकला। इंडेक्स किस हिसाब से मूव करा? जैसे 18,800 पहले था, 1991 में था, अब 42,500 हो गया। तो आप कैलकुलेट करो कितने परसेंट से बढ़ा इंडेक्स। 42,500 डिवाइड बाय 18,800 इनटू 100 कर लो, तो आपको समझ में आया कि इंडेक्स जो है 1991 से 1995 से 1995 से आज की डेट पर कितना बड़ा है। अपन ने इसको ऐसा बेस ट्रीट करा कि जब चालू हुआ था इंडेक्स तो मार्केट कैप कितना था? 18,800। आज की डेट में 42,500 है। तो अपन देख लेंगे कि ये 1995 से आज तक में कितना चेंज आया है। तो 42,500 डिवाइड बाय 18,800 करो, इनटू 100, तो आपका 226% का जो है इंडेक्स ने रिटर्न दिया है ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। नेट वैल्यू उसकी आई 226। ठीक है, और पहले बेस वैल्यू कितनी ली थी अपन ने? 100 ली थी बेस वैल्यू, तो यानी कि 126% से जो है इंडेक्स बड़ा है। इंडेक्स इंक्रीज हुआ है।
पहले 18,800 था, अब जो हो गया 42,500 हो गया, राइट। तो 126% से ये इंडेक्स बड़ा है। आई होप समझ में आओगा मार्केट कैप बेसिस। अपन ने हर एक सिक्योरिटी को किसी हिसाब से वेट दिया इंडेक्स में मार्केट कैप के बेसिस। मार्केट कैप क्या रहता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर प्राइस। जिसका जितना मार्केट कैप रहेगा उसको उतना वेट मिलेगा। एजेड का पहले मार्केट कैप था, कम का था, 3,000 करोड़ का था इंडेक्स में, राइट। 18,800 के हिसाब से उस टाइम में इंडेक्स था, और उसका एजेड का वेट कितना था? 3,000 करोड़ रुपीज। तो उसको उस हिसाब से 16% का वेट दिया गया। आज की डेट में क्या हुआ? उसका प्राइस बढ़ गया, एजेड ने अच्छा परफॉर्म करा होगा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, अच्छी ग्रोथ करी होगी, तो उसका जो मार्केट कैप हो गया 13,000 करोड़ का हो गया, और टोटल मार्केट कैप कितना है? 42,500 करोड़ का। तो उसका वेट कितना हो गया? 31% का उसका वेट हो गया, राइट। बेस अपन ने लिया उस टाइम 1991 में, ओल्ड मार्केट कैप कितना था सबको मिला लिया, तो अपन ने 18,800 का था। आज की डेट में कितना है? 42,500 का है। तो अपन ने देख लिया कितने क्या चेंजेस आए हैं 1995 से आज की डेट में। इंडेक्स कितना बड़ा है, 18,800 से 14,500 हो गया, यानी कि 126% से जो है ये इंडेक्स बड़ा है। ये रहता है मार्केट कैप बेसिस। अगला अपन डिस्कस करते हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या रहता है? सेम मार्केट कैप ही रहता है, बस इसमें अपन ये देखते हैं कि कितने शेयर्स जो है अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। अब सपोज रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,05,000 करोड़ रुपीज के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। हाँ, 20,05,000 करोड़ के आसपास रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन इसमें क्या है कि 50% जो है, 50% तो अंबानी फैमिली ओन कर रही है, यानी कि 10,25,000 करोड़, 10,25,000 करोड़ रुपीज के आसपास जो है रिलायंस का अंबानी फैमिली होल्ड कर रही है। ये वाले शेयर्स जो है अंबानी फैमिली बेचती नहीं है, ठीक है। उसमें वो रिलायंस के शेयर्स में अंबानी फैमिली ट्रेड थोड़ा ना करते, वो तो उनके पास में फिक्स पड़े हुए हैं, वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। बाकी 50% जो है वो रिलायंस के शेयर्स जो है वो रिटेलर्स के पास में है, म्यूचुअल फंड्स के पास में, इंश्योरेंस कंपनीज के पास में, वो जो है वो ट्रेड करते हैं उसके शेयर्स। तो जो फ्री ट्रेड अवेलेबल है, ऐसे शेयर्स जो फ्री जो ट्रेड हो सकते हैं बाजार में, राइट। ये वाले शेयर्स तो अंबानी फैमिली के पास में, वो ट्रेडिंग करती है, उन्होंने फिक्स करके रखे हैं अपने पास। लेकिन 50% जो है वो मार्केट में ट्रेड होते हैं, राइट। वो रिटेलर के पास में, म्यूचुअल फंड्स वालों के पास में, इंश्योरेंस कंपनीज वालों के पास में, कॉर्पोरेट्स के पास में है, तो वो ट्रेड करते हैं। तो अपन उसको ऐसे सिग्निफिकेंस लेते हैं कि कितने शेयर्स है मार्केट में ट्रेड होंगे, उस हिसाब से हम आपको वेट देंगे, राइट। तो फ्री फ्लोट के बेसिस पे अपन एक इंडेक्स में वेट देते हैं, फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स, यानी कि कितना एक सिक्योरिटी का फ्री फ्लोट अवेलेबल है। जैसे आपको एक बात बताऊं, इन्फी और टीसीएस। अच्छा, इन्फी और टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं। टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना? 10,95,105 करोड़ रुपीज। और इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 6,30,000 करोड़ रुपीज। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 में वेट देखोगे कि वेट किसका ज्यादा है, तो आप देखना कि इन्फोसिस का वेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू टीसीएस, जबकि टीसीएस का मार्केट कैप ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन्फोसिस, लेकिन इन्फोसिस का वेट ज्यादा है इन निफ्टी 50 एज कम्पेयर टू टीसीएस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो टीसीएस में जो टाटा ग्रुप है, उसके पास में जो उनके पास में जो होल्डिंग है, प्रमोटर के पास में जो होल्डिंग, वो 71-72% के आसपास है। देखो 71% टीसीएस का वो टाटा ग्रुप ही होल्ड कर रहा है, राइट। तो पब्लिक के पास में कितना अवेलेबल है? मोटा मोटा 28.5% जो है, एक रफ बता रहा हूँ, 28.5% जो है पब्लिक के पास में अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, राइट। ऑन द अदर हैंड इन्फोसिस, मूर्ति साहब के पास में कितना है? इन्फोसिस का सिर्फ 14.30% है। बाकी 85% के आसपास, 85.70% के आसपास जो है इन्फोसिस का पब्लिक के पास में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, राइट। तो फ्री फ्लोट इन्फोसिस का ज्यादा हो गया, राइट। उसके जो शेयर है मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, तो इन्फोसिस का जो वेट है इन निफ्टी 50 वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू टीसीएस।
तो निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स हो गया, राइट? ये कैसे इंडेक्स हैं? फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेसिस पे इंडेक्स, यानी कि मार्केट कैप देखते हैं, लेकिन उसमें ये भी देखते हैं कि किसका जो है फ्री फ्लोट ज्यादा है, किसके ज्यादा शेयर्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, उस बेसिस पे उसको वेट दिया जाता है। तो इन्फोसिस का वेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू टीसीएस, क्यों? क्योंकि उसका जो फ्री फ्लोट है, जो शेयर्स अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, वो ज्यादा है। ऐसा पहले जो इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट होते थे ना, वो मार्केट कैप के बेसिस पे होते थे, फिर लोगों को लगा कि वो वाले शेयर्स तो अवेलेबल ही हैं ट्रेडिंग के लिए, तो फिर एक नया इंडेक्स का इजाद हुआ, बोल सकते हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस, राइट? तो अब निफ्टी 50 सेंसेक्स जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पे इंडेक्स है। In various businesses, equity holding is divided differently among various stakeholders, promoters, institutional, corporate, individuals. The market has started to segregate as on the basis of what is readily available for trading and what is not. क्या पार्ट ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है और क्या पार्ट ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं है? द वन अवेलेबल फॉर इमीडिएट ट्रेडिंग इज कैटेगराइज्ड एज फ्री फ्लोट। ऐसे शेयर्स जो अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। And if we compute the index based on the weights of each security based on the free float market capitalization, it is called as free float market capitalization index। ठीक है, अगर अपन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे देखें कि किसका जो है फ्री फ्लोट अवेलेबल है ज्यादा, उस बेसिस अपन वेट दें, तो वो बोलता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस ऑफ इंडेक्स। A majority of the stock indices globally over a period of time have moved from free float market capitalization, free float market basis, including the equity indices, Sensex and Nifty 50 and SX 40। ठीक है, पहले जो है मार्केट कैप के बेसिस पे करते थे कैलकुलेट, अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कितने जो स्टॉक्स है ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, उस हिसाब से उसको वेट दिया जाता है। अपन समझते हैं प्राइस वेटेड इंडेक्स। प्राइस वेटेड इंडेक्स क्या होता है? प्राइस वेटेड इंडेक्स क्या रहता है? इसमें जो हर एक स्टॉक का जो वेट दिया जाता है ना, उसकी प्राइस के बेसिस पे दिया जाता है। जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करूं, सबसे ज्यादा भाव किससे चल रहा है? एमआरएफ का। इसके अलावा सब, और उसके अलावा पेज इंडस्ट्रीज, आपका जॉकी, पेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इसके अलावा और दो तीन बड़ी कंपनियां लेते हैं, एक रिलायंस और एक ले लो सपोज एनटीपीसी। एमआरएफ का भी 1 शेयर का रेट चल रहा है 1,50,000 रुपीज पर शेयर। पेज इंडस्ट्री का चल रहा है 48,000 पर शेयर। रिलायंस का वेट चल रहा है 1,500 रुपीज पर शेयर। एनटीपीसी का भाव चल रहा है 400 रुपीज पर शेयर, राइट? ये, और सपोज हर एक के मैं इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स लूंगा जब ये कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, ये वेट कैलकुलेट करूंगा, तो इसके भी 100 लूंगा, इसके भी 100 लूंगा, इसके भी 100 लूंगा, इसके भी 100 लूंगा, राइट? तो यहाँ पे मेरी एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे मेरी एक वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे मेरी एक वैल्यू आएगी, यहाँ पे मेरी एक वैल्यू आएगी, और इन सबको जब जोड़ दूंगा, ये चारों को जब जोड़ दूंगा, तो एक टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो एमआरएफ का वेट कैसे निकलेगा इंडेक्स में? ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू, तो एमआरएफ का कुछ एक वेट निकलेगा। ठीक है, एमआरएफ का वेट सबसे ज्यादा आएगा। पेज का वेट कैसे निकलेगा? ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू, तो पेज का एक वेट निकलेगा। रिलायंस का वेट कैसे निकलेगा? ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू, तो रिलायंस का एक वेट निकलेगा। करें कैलकुलेट? चलो कैलकुलेट ही करते हैं। इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,50,000 इंटू 100, यहाँ पे एक वैल्यू आई आपकी 48,000, 100, 1,500, 100,
100। ठीक है, इन सबको जोड़ना है। तो इसकी वैल्यू आई आपकी 1999 एंड 4 जीरोस। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आई। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू करोगे तो एमआरएफ का वेट आएगा, यानी कि 75% जो होगा इंडेक्स में, इसका वेट हो गया, एमआरएफ का वेट हो गया। ये सबको जोड़ के ये वाली वैल्यू आई। अब एमआरएफ की ये वाली वैल्यू डिवाइड बाय दिस, तो एमआरएफ का वेट जो है 75% एमआरएफ का वेट आया। यानी कि ये वाले इंडेक्स में जिस सिक्योरिटी का, जिस शेयर का जितना ज्यादा वेट होगा, उसको उस हिसाब से वेट दिया जाएगा। अब ये वाले इंडेक्स को पर्सनली काफी फंडामेंटली फ्लॉ लगता है, खराब लगता है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज एक कंपनी का शेयर प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो इंडेक्स में उसको ज्यादा वेट देना चाहिए। रिलायंस फंडामेंटली जो है एमआरएफ से काफी ज्यादा बड़ी, ऑलमोस्ट बोलूंगा 20-30 टाइम्स बड़ी कंपनी है, लेकिन इस इंडेक्स में उसको वेट काफी कम दिया जा रहा है एज कम्पेयर टू एमआरएफ। क्यों? क्योंकि एमआरएफ ने जो है, एमआरएफ का जो है शेयर प्राइस ज्यादा है। और एमआरएफ का शेयर प्राइस क्यों ज्यादा हो सकता है? क्योंकि एमआरएफ ने कभी अपना शेयर प्राइस स्प्लिट नहीं करा, ठीक है, कभी बोनस नहीं दिया, स्टॉक डिविडेंड नहीं दिया। तो उस वजह से उस वजह से क्या है कि एमआरएफ का शेयर प्राइस काफी ज्यादा है। रिलायंस जो है कंटिन्यूसली शेयर स्प्लिट करता गया, बोनस देता गया, उस वजह से जो है रिलायंस का शेयर प्राइस कम हो गया। तो रिलायंस जो है एमआरएफ से काफी बड़ी कंपनी है। अब जस्ट बिकॉज एमआरएफ का जो है प्राइस ज्यादा है, उसको ज्यादा वेट दिया जा रहा है इस इंडेक्स में। प्राइस वेटेड इंडेक्स, डाउ जोन्स आपका ये वाला इंडेक्स है, और निकेई 225 जो है आपका ये प्राइस वेटेड इंडेक्स है। दो इंडेक्स है जो प्राइस वेटेड पे चलते हैं। राइट, एक बार रीड करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दिस इज अ स्टॉक इंडेक्स इन विच ईच स्टॉक इन्फ्लुएंस द इंडेक्स इन अ प्रोपोर्शन टू इट्स प्राइस। ठीक है, जिस हिसाब से प्राइस होगा उस हिसाब से उसको इस इंडेक्स में वेट दिया जाएगा। स्टॉक विथ हायर प्राइसेस विल गिव मोर वेटेड एंड therefore will have a greater influence over the performance of the index। ठीक है, जिसका ज्यादा प्राइस होगा उसको उस हिसाब से वेट दिया जाएगा, ज्यादा प्राइस होगा तो ज्यादा वेट दिया जाएगा। लेट अस टेक द सेम डेटा एज अबव फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस वेटेड इंडेक्स। ठीक है, ये पहले के प्राइजेस 1995 के प्राइजेस थे, और आज के प्राइजेस ये दिए हैं 650, 450, 600, 350। नंबर ऑफ शेयर्स सेम है, 20, 12, 16, 38, ये लैक्स में है। The formula for calculating the value of the price weighted index is as follows। Price index कैसा होता है? Sum of the price of all the stocks included in the index divided by number of stocks in the index। यानी कि 150, 300, 450, 100, 250 इन सबको जोड़ लो, डिवाइड बाय कितने स्टॉक है, 250, डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका वैल्यू है 250। ये आपकी बेस वैल्यू हो गई एक तरीके से। ठीक है, अब आज के डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। द करंट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स इज द सम ऑफ द करंट प्राइसेस ऑफ ऑल द स्टॉक्स इन द इंडेक्स divided by the number of stocks। The current value of the index is, ये वाली करंट वैल्यू 650, 450, 600, 350, 500, डिवाइड बाय 5 करोगे तो 510 आई। ये वैल्यू जो है 250 से बढ़ के 510 हो गई, यही। तो इंडेक्स जो है आपका 250 से 510 हो गया, तो इंडेक्स कितने परसेंट से बढ़ा? 104% से इंडेक्स बढ़ा है आपका। वेट भी होंगे, जो वेट चेंज हो गए होंगे प्राइस के हिसाब से। जैसे पहले 150 का ये एजेड था, और टोटल कितना था? ये 1250 था। ठीक है, ये 150, 300, 450, 100, 250 को जोड़ के आपने 1250 इसका निकाला, तो इसका वेट कितना है? 150 डिवाइड बाय 1250, इसका वेट आया था 12, इसका वेट आया था 24। अब क्या हो गया इनका वेट? अब 650 डिवाइडेड 2550, तो इसका वेट हो गया परसेंट चेंज इन द प्राइस, नहीं, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इन वेट। इसका वेट, नया वेट निकालो तो एक बार 650 डिवाइड बाय 2550,
तो इसका वेट हो गया अब 25%। पहले इसका वेट था 12% एजेड का, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ा तो इसका वेट बढ़ गया। 300 डिवाइड बाय 1250 करो तो 300 डिवाइड बाय 1250, तो आपका आया 24% जो था इसका पहले का वेट था। अब कितना वेट है? 450 डिवाइड बाय 2550, 17.6% इसका वेट हो गया, इसका वेट रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है इनका प्राइस चेंज होगा उनका वेट चेंज होता रहेगा इंडेक्स में। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और निकेई 225 प्राइस वेटेड इंडेक्सेस हैं। आई होप समझ में आया होगा। काफी खराब इंडेक्स है इसमें, मतलब कुछ भी बस प्राइस के बेसिस पे जो है वेट दे दिया जाता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इक्वली वेटेड इंडेक्स। इक्वली वेटेड इंडेक्स क्या होता है? ये फिर भी बेटर इंडेक्स है। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज मेरा 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और मेरे को 10 शेयर लेने हैं, सिंपल है, 20-20 हजार रुपए सब शेयर में डाल दूं, कोई माथा फोड़ी नहीं, हर शेयर को इक्वल वेट 20-20 हजार रुपए। ठीक है, ये होता है इक्वली वेट, यानी कि आपने हर एक शेयर में इक्वल अमाउंट डाल दिया। अगर आपके पास में 1 करोड़ रुपए है और 10 शेयर आपको लेना है तो आप कितने लोगे? आप 10-10 लाख रुपए हर एक शेयर में डाल दोगे, राइट? हो गया इक्वली वेट। उसका प्राइस से, वो अपना नंबर ऑफ शेयर से कोई मतलब नहीं है, राइट? अगर किसी शेयर प्राइस, अगर कोई ऐसा शेयर प्राइस है एमआरएफ जैसा है, उसका सपोज प्राइस चल रहा है 1 लाख, तो आप उसके 10 शेयर लो सिर्फ। और अगर कोई शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपये, तो आप उसके 1 लाख शेयर लो, राइट? मगर अमाउंट वाइज जो है इक्वल अमाउंट जाना चाहिए। ओ सॉरी, 1 लाख था तो 100 नहीं ले सकते आप, 10, वो अपना 10 रुपए प्राइस हो तो आप 1 लाख ले सकते। ठीक है, मतलब क्या है कि बेसिकली सिमिलर एक जैसा अमाउंट जाना चाहिए हर एक शेयर में, इक्वली वेटेड इंडेक्स। ये बेसिकली ज्यादा मैं बोलूंगा इन प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, हेज फंड्स वगैरह ज्यादा फॉलो करते हैं इक्वली वेटेड इंडेक्स। इक्वली वेटेड इंडेक्स में प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा एक सिक्योरिटी का, एक भी शेयर का अगर प्राइस चेंज होगा तो उसका वेट चेंज हो जाएगा, और आपको इक्वली वेटेड रखना है। अब सपोज जैसे एमआरएफ के अपने 1 लाख रुपए का शेयर प्राइस था, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, और आपने उसके 10 शेयर लिए, 1 करोड़ रुपए का आपका पोर्टफोलियो। अब उसका शेयर प्राइस हो गया 1.5 लाख रुपए, आपके पास में अभी भी 10 शेयर है, तो उसका वेट क्या हो गया? 10% से हट के 15% के आसपास हो जाएगा इंडेक्स का वेट। तो आपको वापस से उसको रीबैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ शेयर्स एमआरएफ के बेचने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। और सपोज कोई शेयर होगा जिसका प्राइस घट गया, ठीक है, उसकी जो वैल्यू थी 10 लाख से करके 8 लाख हो गई, तो उसमें आपको 2 लाख डालना पड़ेगा और एमआरएफ से 2 लाख निकालना पड़ेगा, राइट? मतलब कि जिस शेयर की प्राइस बढ़ गई, आप उसको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के लिए जिस शेयर की प्राइस बढ़ गई आपको उसको बेचना पड़ेगा, और जिस शेयर की प्राइस गिर गई आपको उसको खरीदना पड़ेगा, ताकि इक्वली वेटेड बना रहे पोर्टफोलियो। समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अन इक्वली वेटेड इंडेक्स इज इन विच all stocks included in an index have the same weightage, ठीक है? The number of shares of each stock is adjusted in such a way that the weight of each stock in the index is the same. हर शेयर का जो है वेट सेम होना चाहिए इंडेक्स में। Subsequently, if there is any change in the market price of each stock, the weight of the each stock will change. अगर शेयर प्राइस चेंज होगा मार्केट में तो उनका वेट जो है चेंज हो जाएगा। To maintain the same equal weights as earlier, the fund manager need to sell those stocks that have increased in the price and buy the stocks that have fallen in the price. जिस शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी उसको जो है बेचना पड़ेगा, जिस शेयर की प्राइस गिर जाएगी उसको खरीदना पड़ेगा, ताकि जो है वेट मेंटेन रहे। जैसे सपोज 1995 में ये PQRS स्टॉक थे, 1995 में इनका वेट था ये इनका प्राइस था ये 100, 150, 125, 200, क्वांटिटी थी इनकी 300, 200, 240 और 150। उस हिसाब से हर एक स्टॉक में जो 30-30 हजार रुपए इन्वेस्ट हुआ। 100 शेयर था तो उसके 100 प्राइस था तो उसके 300 शेयर लिए, उसका प्राइस 150 था तो 200 शेयर लिए, 125 था 240 शेयर लिए, 200 प्राइस था तो 150 शेयर लिए। हर एक शेयर में जो 30-30 हजार रुपए डाल दिया, हर एक का वेट इक्वल कर दिया, 25-25% जो है सबका वेट हो गया। अब प्राइस जो है चेंज हो गए, करंट प्राइस हो गया 150 इसका, 100 रुपए से इसका प्राइस हो गया 150 रुपए हो गया, यानी कि इसमें जो है 45%, 45,000 हो गई इसकी वैल्यू 30 हजार से।
ठीक है, और ये वाली वैल्यू 150 वाले शेयर जो हो गया 130 का हो गया, तो इसकी वैल्यू 26,000 हो गई, यानी कि इसकी चेंज हो गया, ये वाला चेंज हो गया, ठीक है, गिर गई वैल्यू इसकी 125 जिसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू 200 हो गई, इसकी वैल्यू 48,000 हो गई, और 200 वाले की वैल्यू 180 हो गई, ठीक है, 27,000 हो गई। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 1,20,000 से 1,46,000 हो गई, राइट। तो अपन रीड करते हैं, कंसीडर एन इंडेक्स कंसिडर्ड ऑन January 1, 1995 with 4 stocks. The number of stocks of each stock is adjusted in such a manner that the value of all the stocks in the index is equal. ठीक है, वैल्यू हर एक की इक्वल हुई, 30,000 30,000 30,000 30,000, thus each stock has the same weightage in the index, हर एक का वेट सेम था। With the change in the index prices, the current value of the stock in the index has changed from 1,20,000 to 1,40,000। जो इंडेक्स की टोटल वैल्यू थी 1,20,000 से 1,46,000 हो गई, यानी कि कितना परसेंटेज वाइज कितना चेंज आया, आप इसको डिवाइड कर लो, 1,40,000 और 1,20,000 को आप कर लो डिवाइड, 1,46,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 100, यानी कि 121% से जो है 121 बेसिस से, मतलब कि 121% टाइम्स हो गई, यानी कि 21.67 टाइम्स से जो है वैल्यू बढ़ गई 1,20,000 डिवाइड बाय, ऐसा करा करो, जैसे 1,46,000 माइनस 1,20,000 करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 26,000 डिवाइड बाय 1,20,000 करोगे तो आपके परसेंटेज चेंज दिख जाएगा 21.67%, ऐसा। तो ये 21.67% से इंडेक्स बढ़ गया आपका। विद द चेंजेस इन द स्टॉक पी क्यू पी एन स्टॉक पी एन स्टॉक आर पी एन आर की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, have weight greater than 25% while the stock Q and S have weight lower than 25%, ठीक है, Q and S की जो है weight गिर गया 25% ईच से, और PNR का जो वेट है 25% से बढ़ गया है। The fund manager will then have to rebalance the index to restore the equal weights. This can be done by selling the appropriate quantities of PNR. अब फंड मैनेजर क्या करेगा, जिसका वेट बढ़ गया है PNR का, उसके कुछ स्टॉक्स बेच देगा और वापस से 1,46,000 है ना, तो वो क्या कोशिश करेगा 1,46,000 में हर एक को वापस से इक्वल वेट कर जाए, मतलब कि 36,500 जो है 1,46,000 डिवाइड बाय 4 आएगा आपका 36,500, वापस से वो कोशिश करेगा कि 36,500 हर एक शेयर में चले जाए। तो वो क्या करेगा, जैसे 45,000 इसमें है तो उस पर कुछ शेयर बेच देगा और उसकी वैल्यू 36,500 पे ले आएगा, जिसके प्राइस कम हो गई 27,000 हो गई एस की प्राइस, तो उसमें कुछ शेयर खरीद लेगा और उसकी वैल्यू 36,500 के आसपास वापस से ले आएगा, उसको रीबैलेंस कर देगा। तो इसमें रीबैलेंसिंग काफी होती है, लेकिन ये फिर भी बेटर है एज कम्पेयर टू प्राइस वेटेड इंडेक्स। अब अपन समझेंगे अगले लेक्चर में एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडेक्स, इम्पैक्ट कॉस्ट, इंडेक्स मैनेजमेंट, मेजर इंडाइसेस इन इंडिया और इंडेक्स डेरिवेटिव्स। ये अपन जो है अगले लेक्चर में कवर करेंगे और अगले लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे चैप्टर, राइट, क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर्स है वो काफी बड़े हैं, उसमें पूरा ऑप्शन स्ट्रेटेजीज है, फ्यूचर्स फॉरवर्ड की स्ट्रेटेजीज वगैरह है, तो वो वहां से आपको मेजर आएगा एग्जाम में, पर ये भी हाँ इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स तो अपन ने कवर करे ही है, ठीक है, राइट। तो ठीक है, अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, और कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।